राहुल सांकृत्यायन जी की पुस्तक दिमागी गुलामी में आज जिस लेख को हम पढ़ेंगे वह कुछ अत्यंत दिलचस्प और महत्वपूर्ण बिंदुओं की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित करता है, जिन्हें जानना ऐसा मुझे लगता है कि हम सभी के लिए बेहद जरूरी है। क्योंकि सार्वजनिक संस्थानों का आज जो हश्र है, उसकी शुरुआत दरअसल किस दौर किस दशक से हो रही है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है हम सभी के लिए। और ये लेख इसी बाबत लिखा गया है। तो चलिए लेख की तरफ बढ़ते हैं। आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, फूल जौहार। आज के लेख का विषय है नव निर्माण। साम्यवादी समाज का आर्थिक निर्माण नई तरह से करना चाहते हैं, और वह निर्माण रफू या लिपापोती करके नहीं करना होगा। एक तरह से उसे नई नींव पर दीवार खड़ी करके करना होगा। ये ठीक उसी तरीके से है जिस तरीके से भगत सिंह जो है वो क्रांति क्या चीज होती है उसका जवाब देते हैं। क्रांति का मतलब होता है पूरी की पूरी व्यवस्था को पलट कर रख देना और नई नींव के साथ समाज का नए तरीके से निर्माण करना। तो उसी बात को यहां पर राहुल सांकृत्यायन जी भी कह रहे हैं। भारत की साधारण जनता की गरीबी इतनी बड़ी हुई है कि उसके लिए अनंत की ओर इशारा नहीं किया जा सकता। हमें अपने काम में तुरंत जुट जाना चाहिए। पिछले चुनाव में जनता के सामने जो कार्यक्रम रखा गया है, यद्यपि उसमें नव निर्माण उतना आगे तक नहीं है जितना कि साम्यवादी चाहते हैं, लेकिन देखने में आ रहा है कि हमारे नेता लोग उस हल्के भाग को भी बहाना करके टाल देना चाहते हैं। मतलब जो थोड़ा बहुत निर्माण की उम्मीद नजर आ रही है उसको भी बुझा देना चाहते हैं नए नेता। हालांकि यहां पर इन्होंने कोई भी नेता का नाम नहीं लिखा है, तो इसलिए किसके ऊपर आक्षेप कर रहे हैं ये कहना मुश्किल है। जिनके वोट पर कांग्रेस के लोग चुनाव युद्ध में विजयी हुए और गवर्नमेंट की बागडोर उनके हाथ में आई, अब वे कह रहे हैं कि वे उन किसानों के प्रतिनिधि ही थोड़े हैं, उन्हें जमींदारों का भी ख्याल होगा। शायद उनको ये पता नहीं है कि जिन किसानों ने उन्हें ये विजय और अधिकार दिया, 4 वर्ष बाद उन्हें उन्हीं के सामने जाना है। इसे इस तरीके से सोचिए कि जो भाजपा सरकार है आम जन के वोटों से भारी बहुमत से जीतकर, यहां तक कि पूर्ण बहुमत से जीतकर वे आ गई है, तो अब आम जनता के साथ साथ उस पूंजीपति वर्ग का भी तो उसे ख्याल रखना होगा जिसने नोटों की ताकत खर्च करी है उन्हें जिताने के लिए। और रही बात जहां तक दोबारा किसानों के सामने कार्यकाल समाप्ति पर लौटने की, तो इसके बारे में जितनी सटीक व्याख्या आज के दौर में रतन लाल जी की मैंने सुनी है उतनी किसी की नहीं सुनी। इस बाबत रतन जी बोलते हैं कि मौजूदा सरकार जो काम खुद नहीं कर सकती क्योंकि 5 साल बाद उसे दोबारा जनता के सामने जाके वोट मांगना होता है, उसे ये कोर्ट के द्वारा मनवा लेती है। सबसे बड़ा उदाहरण इसका 10% जनेयू आरक्षण है। तो इन सब बातों को भी जोड़कर देख सकते हैं आप इस लेख में। उन्हें शायद यह ख्याल होगा कि कांग्रेस का संगठन उनके हाथ में है। किसानों को तो क्रांति की कुछ गरम गरम बातें अपनी वर्तमान कठिनाइयों और कुछ भविष्य के प्रलोभन देकर भुलाया जा सकता है कि जनता का किस तरह फायदा उठाना है उसके भोलेपन का। इसीलिए भोली जनता क्यों है? क्योंकि उसे राजनीति की कोई समझ नहीं है। जहां आम जन राजनीति को लेकर शिक्षित होने लगता है, वहीं वे अपने अधिकारों के प्रति भी शिक्षित होने लगता है। इसीलिए राजनीति गंदी चीज है, ये ख्याल मन से निकालकर राजनीति की तरफ थोड़ा सा रुझान यदि आप अपना कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीकों से अपने अधिकारों को सुरक्षित कर पाएंगे और संगठित हो पाएंगे उन्हें सुरक्षित करवाने के लिए। और किसान कार्यकर्ताओं को हम कांग्रेस के भीतर कुछ गड़बड़ करने का मौका ही नहीं देंगे। कुछ छी चपड़ करेंगे तो उन्हें डिसिप्लिन का डर दिखाएंगे। असेंबली और काउंसिल के किसान पक्षी मेंबरों को साम दाम देकर एक साथ मिलने नहीं देंगे। प्रस्ताव की अधिकता और भाषाओं की भरमार का डर दिखलाकर हर एक काम की कार्यकारिणी और फिर मंत्रियों के हाथ में सौंपकर सब काम अपने हाथ में ले लेंगे। तो किस तरीके से सरकारें काम कर रही थी उस वक्त,
इस तरह 4 वर्ष बाद फिर उसी शान से किसानों के सामने जाएंगे जैसे कि पिछले चुनाव में गए थे। लेकिन इनको ख्याल रखना चाहिए कि किसानों की कठिनाइयां काल्पनिक नहीं हैं। बिल्कुल मौजूदा सरकार भी बहुत बड़े बड़े कल्पनाओं के भवन निर्माण कर देती है अपने वोटरों के सामने, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर कहीं कुछ भी नहीं है। जीवन की अत्यंत उपयोगी सामग्रियों से हिंदुस्तान के किसान कितने वंचित हैं, इसकी दुनिया में मिसाल नहीं। लड़कों की शिक्षा, शादी ब्याह, कर्ज, भेंट, बेगार, पचासों ऐसी चिंताएं हैं जो किसानों के दिल में भूसे के भीतर आग की तरह सुलगती रहती हैं। तो बहुत बेहतरीन उपमा दी है किसानों की मेहनत कश किसानों की उन्हीं की रोजगारी से। चिकनी चुपड़ी बातों से आप किसानों को भुलावा नहीं दे सकते, और किसान कार्यकर्ता भी ऐसे भोले नहीं हैं, न ऐसे स्वार्थ और मान के पीछे मरने वाले हैं कि आपके चकमों में आ जाएंगे। ये तो हमने इस बार के किसान आंदोलन में देखा है। सही गलत का निर्णय बाद में कर लेंगे, लेकिन फिलहाल जो किसानों का आंदोलन था उसने सभी ने उसे सपोर्ट किया, क्योंकि वे वजह उसके पीछे की सही थी। हम ये तो नहीं कहते कि मंत्री लोग, जिनमें अधिकांश जमींदार हैं, अपने स्वार्थ के लिए टाल मटोल करना चाहते हैं, लेकिन शायद आप लोगों को जमींदारों के संगठन का भय है। तो यहाँ पर ये एक थोड़ी अजीब स्टेटमेंट मुझे लगती है। ये बिल्कुल अचंभित कर देने वाले बयान की तरह मुझे लगती है ये स्टेटमेंट, कि वे बेनिफिट ऑफ डाउट दे रहे हैं जमींदारों को, जबकि गांधीवाद लेख में हमने इस चीज का उल्लेख किया था। एक तो उर्मिलेश जी का वीडियो का मैंने उल्लेख करा था और एक आर्टिकल का उल्लेख करा था, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि राहुल सांकृत्यायन जी ने किसानों की दुर्दशा अपने आंखों से देखी थी और किसानों के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया। कई साल बिहार में उन्होंने किसानों के बीच में रहकर उनके लिए आंदोलन भी किए हैं। तो उस इतना होने के बावजूद भी जमींदारों को थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट देना मुझे थोड़ा अचंभित करता है। शायद आप अपर काउंसिल के वोट से डरते हैं, जहां पर कि जमींदारों के बहुमत का डर है, इसीलिए आप समझौता करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बातें हैं जिन पर समझौता करके किसानों को आप अपना कट्टर दुश्मन बना लेंगे। भावली, दानाबंदी, सर्टिफिकेट और सलामी में तो समझौता हो ही नहीं सकता। उन्हें तो कलम की एक नोक से काट देना होगा। अगर काउंसिल में नहीं पास होता है तो दूसरे रास्ते हैं, उन्हें आप अख्तियार करें। कहने का मतलब यह है कि अगर एक रास्ता बंद हो जाए तो दूसरा रास्ता हमेशा खुला रहता है राजनीति में, लेकिन ये नियत की बात होती है कि आप उस रास्ते जाना चाहते हैं या आपकी नियत में खोट है। अगर काउंसिल के पास नहीं होता तो दूसरे रास्ते हैं, उन्हें आप अख्तियार करें। खेती की आमदनी के लिए जमींदारों पर जो टैक्स बैठाना चाहते हैं, उनमें भी आप नरमी से काम नहीं लेना होगा। 5,000 आमदनी वाले जमींदारों को आप इस टैक्स से बरी कर सकते हैं, क्योंकि जिसे 5,000 की आमदनी है, वे घर से और घर में 8-10 व्यक्ति हैं, उसके लिए व्यक्ति पीछे 8,800 रुपए साल की आमदनी पड़ जाती है। हाँ, उसे भी इसके लिए तो जरूर तैयार करना होगा कि लगान की शरह जहां अधिक हो वहां कम की जाए। हर एक खेती का दर्जा सर्वे में बंधा हुआ है। उस दर्जे के मुताबिक आप महत्तम और लघुत्तम शहर बांध दे और उसके अनुसार सभी छोटे बड़े जमींदारों को चलने के लिए मजबूर करे। मतलब टैक्स वसूल करने के भी कुछ कायदे कानून बनाए जाएं और उनके अनुसार सभी छोटे बड़े जमींदारों को चलने के लिए मजबूर करें। लेकिन 5,000 से जिनकी आमदनी ज्यादा है, उन पर इनकम टैक्स लगाना चाहिए। तो ये बिल्कुल वैसे ही बात कर रहे हैं जैसे कि आजकल जो टैक्स स्लैब्स हैं, आमदनी के हिसाब से 3 स्लैब बना रखे हैं, उसी के हिसाब से हर किसी को टैक्स भरना होता है। लेकिन 5,000 से जिनकी आमदनी ज्यादा है, उन पर टैक्स लगाना चाहिए, इनकम टैक्स लगाना चाहिए। और 1 लाख से 5 लाख वालों पर तो 30 सैकड़ा से कम नहीं होना चाहिए। 5 से 10 लाख तक 4 सैकड़ा, 10 से 20 लाख तक 50 सैकड़ा और 20 लाख से ऊपर वालों से कम हरगिज टैक्स नहीं लेना चाहिए। हमारे मंत्री लोग इस इनकम टैक्स से 3-4 लाख की आशा रख रहे हैं। 1.5 करोड़ की आमदनी तो सिर्फ बिहार के 4-5 जमींदारों की ही हो जाती है।
80 लाख तो आप उन्हीं से ले सकते हैं। तो डिफरेंट टैक्स स्लैब्स के तहत वे बता रहे हैं कि किस तरीके से वसूली की जा सकती है, जो अपने समय के हिसाब से काफी दूरदर्शिता वाली बात है। और आज की जो मौजूदा टैक्स स्लैब्स हैं वो इसी के तहत काम कर रहे हैं। आपका दिल अगर कमजोर है, हाथ कांपता है, तो उसे स्पष्ट क्यों नहीं करते? अपर चैम्बर से डरने का बहाना क्यों करते हैं, जबकि आप गवर्नर से इन्हीं सब बातों के लिए आरंभ में ही झगड़ा कर लिया था आप लोगों ने। आपको ना जमींदारों की परवाह करनी होगी, ना गवर्नर के नाराज होने की। आप अपने प्रस्ताव और बिल को निधड़क होकर रखें। तो ये वो अवस्था थी जब महज कुछ साल रह गए थे पूर्ण आजादी मिलने से। सत्ता का हस्तांतरण अनऑफिशियल तरीके से कर दिया गया था, ऑफिशियली होना बाकी था। आप अपने प्रस्ताव और बिल को निधड़क होकर रखें। अगर काउंसिल इसे इनकार करती है तो गवर्नर काउंसिल और असेंबली दोनों की सम्मिलित बैठक करने को मजबूर करें। यदि यह नहीं होता तो नया चुनाव करवाएं और उस चुनाव में इनकम टैक्स ही नहीं जमींदारी प्रथा का उठाना अपना प्रोग्राम रखें। फिर काउंसिल में आए और फिर उसी सब उत्साह के साथ अपने प्रोग्राम को रखें। जमींदारों और किसानों का स्वार्थ इतना एक दूसरे के विरुद्ध है कि उसे आप एकांत कोठरी में जमींदारों से घुल मिलकर बात करके या अमुक सर और अमुक नारायण सिंह की चाय पार्टी में तय नहीं कर सकते। तो बुरी तरीके से बखिया उधेड़ना जिसे कहते हैं ना, वैसी ही लेख में वे चर्चा कर रहे हैं। और ये नहीं भूलना चाहिए, बार बार कह रही हूं कि कांग्रेस का मतलब कांग्रेस और भाजपा दोनों का सम्मिलित होना कांग्रेस पार्टी में 1944 के संदर्भों में है। वह समय दूर नहीं जबकि किसान जो आपके वास्तविक मालिक है आपको हुक्म देंगे कि आप किसी बड़े जमींदार और राजा साहब से मिलने जुलने और चाय पान करने से वैसे ही अलग रहें जैसे पहले कांग्रेस के हुक्म से सरकारी हाकिम अपनी चाय पार्टियों से अलग रखे गए। ये कितनी शर्म की बात है कि वोट तो आप ले किसानों का, अधिकार तो मिले आपको किसानों के बल पर, और कहें कि हम अब तो गवर्नमेंट हैं, किसी एक पार्टी के थोड़े हैं। इसी बात को अगर हिम्मत हो तो लोगों के सामने आप खुली तौर से कहें और तब किसान बतला दे कि अगर आप मध्यस्थ हैं तो किसानों के वैसे ही दुश्मन हैं जैसे पुरानी सरकार। और पुरानी सरकार यहां कौन थी? ब्रिटिश हुकूमत। कांग्रेस मंत्रिमंडल, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और काउंसिल में शायद मालिक को वोट का अधिकार देना नहीं चाहता। म्यूनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में वह सरकार की तरफ से जाने वाले आदमियों को भी जारी रखना चाहता है। पहली बात में तो बहाना किया जाता है कि वोटरों की संख्या बहुत अधिक हो जाएगी, खर्च बहुत बढ़ जाएगा और प्रबंध करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। कांग्रेस के मंत्रियों को यह कहते हुए शर्म आनी चाहिए। आज कितने वर्षों से यही लोग इनके लिए अंग्रेजी सरकार से लड़ रहे थे। अभी अभी उन्होंने भारत के स्वदेशी विधान के लिए बालिग वोटरों द्वारा चुनी प्रतिनिधि सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बुलाने का प्रस्ताव पास किया है। जिन लोगों को उकसाया गया ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए, उन भोले लोगों ने जिनको राजनीति का कोई ज्ञान नहीं था, कांग्रेस के बहकावे में आकर ब्रिटिश हुकूमत से लड़े, उस हुकूमत से जो उन्हें अधिकार देने की मांग कर रही थी। लड़ने वाले दलित और किसान मजदूर इस चीज को नहीं समझ सके क्योंकि उनमें राजनीतिक समझ का अभाव था। इसलिए राजनीति की समझ होना क्यों इतना जरूरी है? यदि आप अपने अधिकारों को सुरक्षित करना चाहते हैं तो राजनीति की समझ लाजमी है। दूसरों के माथे डालना हो तो बालिग वोटरों का सिद्धांत ठीक, और जब अपने लिए आए तो उसे बेठीक कह दिया जाता है। यह अजब सिद्धांत है। मनोनीत सभासद जब पहले सरकार भेजती थी तो उसको 1000 गालियां दी जाती थी। अब इस डर से कि डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्यूनिसिपैलिटियों में नरम दली कांग्रेसियों के विरोधी, साम्यवादी और किसानों का बहुमत न हो जाए, इसलिए मनोनीत सभासदों को अपने हाथ रखना चाहते हैं। ये खुली बेईमानी और सिद्धांत का खून नहीं तो और क्या है? पुराने मंत्रियों की तरह शायद हमारे नए मंत्री भी जाति के ख्याल में बहुत आगे नहीं बढ़े हैं। शायद वे अपने अपने पिट्ठुओं और अपने रिश्तेदारों और नातेदारों को दरवाजे से नहीं तो खिड़की के रास्ते पहुंचा देना चाहते हैं। उस वक्त भी सिस्टम किस तरह काम कर रहा था कि कुछ सालों बाद, आज नहीं तो कल, तो सत्ता का हस्तांतरण पूर्ण तरीके से ऑफिशियली हो जाएगा। उससे पहले फटाफट से भर्तियां शुरू कर दो, संस्थानों पे कब्जा शुरू कर दो। उन्हीं सब बातों का उल्लेख राहुल सांकृत्यायन जी ने इस लेख में किया है। लेख के अंत तक आते आते वह कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातों को सामने रखेंगे
जिसे सुनकर आप अवाक रह जाएंगे। मालूम होता है कि हमारे नेता लोग समझ रहे हैं कि जो चाहेंगे वे शांतिपूर्वक कर देंगे। उनको ये मालूम नहीं है कि वे बारूद के ढेर पर पड़े हैं। एक चिंगारी उन्हें उड़ा देगी और कहीं एक टुकड़े का भी पता नहीं रहेगा। चुनाव सिर पर आ गया है, जल्दी से पुराने नियमों को नहीं बदला जा सकता। इस बहाने को सुनकर तो बुखार बढ़ाता है। कौन कहता है कि आप इसी वक्त चुनाव करें? वोटर लिस्ट तैयार हो गई है तो जाने दीजिए उसे चूल्हे भाड़ में। 6 महीने बाद चुनाव कीजिए, 1 बरस बाद चुनाव कीजिए। अभी तो वर्तमान म्यूनिसिपल बोर्ड और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड हैं, उन्हें रहने दीजिए। लेकिन जब चुनाव कीजिएगा तो बालिग वोटरों द्वारा और मनोनीत सभासद होने की बात को हटाकर। अभी वोटरों की ऐसी अवस्था है कि दलित जातियों और मुसलमानों के प्रतिनिधियों के चुने जाने में बहुत कठिनाइयां हैं। इसीलिए सम्मिलित चुनाव के साथ इन दोनों वर्गों की संख्या को नियत कर देना चाहिए, जिसमें किसी भी तरह प्रगति विरोधियों को वैमनस्य फैलाने का मौका न मिले। तो अछूत समस्या में भी इसी तरह की बात भगत सिंह ने कही है। आप उस लेख पर भी लौट कर जा सकते हैं प्लेलिस्ट के जरिए। हमें अपने देश में नए आर्थिक निर्माण की आवश्यकता है और उसके लिए जैसे गंभीर विषय और विस्तृत अध्ययन की जरूरत है, उसे आज तक हमारे कांग्रेस के नेता लोग अनावश्यक समझते आए हैं। संज्ञान रहे, ब्रिटिश हुकूमत इतनी तरक्की यहां पर इसलिए करवा सकी थी क्योंकि वे अपनी तरक्की के प्रति ईमानदार थी। यहाँ के कई सर्वे और कई किताबें जो ब्रिटिश लोगों ने लिखे हैं, हमारे देश के लोग आज भी नहीं लिख सके हैं। ऐसी हालत में असंभव है कि वे साहस करके लंबा कदम आगे बढ़ाएंगे। वर्तमान बजट में 27 लाख किसी काम के लिए निकाला जा सकता है, लेकिन न कोई योजना है न कोई विचार। इसलिए उस 27 लाख से प्रांत का कर्ज लेना ही नहीं है। नव निर्माण के लिए हमें 1-1, 2-2 नहीं 10-10, 20-20 करोड़ कर्ज की जरूरत होगी। मंत्री हो गए, पहले के मंत्रियों से तनख्वाह कम ले ली। इसीलिए कांग्रेस के त्याग का ढिंडोरा दुनिया में पिट गया और चुपचाप फाइल पर दस्तखत करते जाओ। तो बहुत जग जाहिर कर रहे हैं गांधी एंड कंपनी को कि किस तरीके से कांग्रेस काम कर रही थी। सारी बातें तो उन्होंने मान ही ली थी, जी हुजूरी तो सारी कर ही ली थी, साइन ही करना रह गया था खाली। अर्थ विभाग और स्थानीय स्वायत्त शासन, शिक्षा व नव निर्माण, स्वास्थ्य और आबदकारी ऐसे बड़े बड़े विभाग हैं जो जोड़ा जोड़ा करके एक एक मंत्री के मत्थे मढ़ दिए गए हैं। भला इन मंत्रियों के पास फाइल पर दस्तखत करने के बाद समय ही कहां रह जाएगा? कब वे अपने विषय पर नए साहित्य पढ़ेंगे और कब उस पर नए तौर पर विचार करेंगे? बस उनके लिए तो ठीक एक ही रास्ता है, जो उनके नीचे के जो ऊंचे अधिकारी हैं, यानी कि आईएएस आईपीएस ऑफिसर्स जो होते हैं, वे उनके लिए पढ़ने सोचने का काम करें और जैसा वे कहें वैसा ही मान लें। तो वैसे ये एक बात संज्ञान में रहे कि 5 साल बाद मंत्रिमंडल बदल सकते हैं, सरकारें बदल सकती हैं, लेकिन सबसे भ्रष्ट महकमे जो होते हैं म्यूनिसिपैलिटी के, आईएएस आईपीएस, ये लोग जस के तस ही बने रह जाते हैं। आगे इन सब चीजों के ऊपर भी वे चर्चा करेंगे। अभी से देखने में आ रहा है कि जनता की किसी कठिनाई को जब मंत्री के सामने पेश किया जाता है तो वह अपने नीचे के उच्च अधिकारियों को अपना वकील बनाकर सामने बैठा देता है। इन उच्च अधिकारियों ने कुछ पढ़ा लिखा जरूर है, लेकिन उनका ज्ञान सिर्फ कागज का ज्ञान है। नव निर्माण धरती की बात है, किताब की बात नहीं। किताब से सिद्धांत मालूम हो सकता है और ये सिद्धांत भी धरती से पैदा किए गए हैं, यद्यपि दूसरे देश, दूसरी आबहवा और दूसरे समाज में, किंतु वे सिद्धांत तब तक बेकार हैं जब तक वे हमारी धरती, हमारे देश, हमारी आबहवा और हमारे समाज से मिलकर फिर इन्हें नया न कर लिया जाए। तो वैसे संज्ञान रहे कि पिछले लेख में हमने पढ़ा था कि आमूल शिक्षा में परिवर्तन में वे किस तरीके से थोड़ा सा इम्प्रैक्टिकल हो जाते हैं और मार्क्सवाद को जस का तस लागू करने की ख्वाहिश रखते हैं भारतीय संदर्भों में भी। और यहाँ पर फिर अगेन थोड़ा सा विरोधाभास मालूम पड़ रहा है और वह खुद खुलकर कह रहे हैं कि दूसरे सिद्धांतों को अपने भारतीय संदर्भों में रखकर ही ढाला जा सकता है। क्या जरूरत है कि 4 ही मंत्री बनाए जाएं, ये दिखलाने के लिए कि 2000 ही हमारे मंत्री काम कर लेंगे? अगर 4000 लगता हो तो उससे फायदा कई गुना ज्यादा हो, तो 2000 की कमी से फायदा? आपने क्यों नहीं 8 मंत्री रखे? कहने का मतलब यह है कि यदि मंत्रिमंडल का विस्तार कर दिया जाएगा, 4 की बजाय 8 रख दिए जाएंगे, तो वर्कलोड जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। जैसा कि आजकल कॉलेजेस में भी आप देख रहे होंगे
कि आंदोलन चल रहा है, कि टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हो रही है, जो टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनके ऊपर लगातार प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, नए नियुक्तियां नहीं होंगी तो वर्कलोड भी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। उसी तरीके से आप इस हालात को समझ सकते हैं। क्यों ना एक एक विभाग एक एक मंत्री को दिया जाए, जिससे उनके ऊपर फाइल का बोझ कम होता है और उन्हें कुछ पढ़ने लिखने और सोचने समझने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन जी उच्च अधिकारियों के लिए भी ये बात कह रहे हैं, और जो शिक्षक हैं उनके लिए पढ़ाई लिखाई का कितना महत्व होता है, और यदि उन्हें पढ़ाई लिखाई के कामों से महरूम करके फाइलों के काम निपटाने में लगा दिया जाए तो ये उनके प्रोफेशन के साथ नाइंसाफी नहीं तो और क्या है। कहते हैं 4 से 8 करने में कितने ही लोग झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं। झगड़ा क्या खाक पैदा करते हैं? झगड़ा तो तब पैदा होता है जबकि योग्यता हो या ना हो, लेकिन हर एक नेता अपनी जाति के लोगों को भरना चाहता है। दलित और मुसलमान के प्रतिनिधि को रखना तो इस दृष्टि से जरूरी है कि उस वर्ग के राष्ट्र विरोधियों को वैमनस्य पैदा करने का मौका न मिले। तो यहाँ पर दलितों और मुसलमानों दोनों को उन्होंने सिर्फ इसलिए भर्ती करने की बात करी है कि वे वैमनस्य ना फैलाएं, जो कि थोड़ा सा मैं सोचने पर मजबूर हूं कि किस तरह का वैमनस्य। दलित जो हमेशा से दबे कुचले सहमे रहे हैं, जिन्हें किसी चीज का संज्ञान नहीं है, वे किस तरीके से वैमनस्य फैलाएंगे? जो एक झिड़की लगने से पूरा का पूरा गांव दुबक जाया करता था, उनके वैमनस्य फैलाने की बात कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा अतार्किक मुझे लग रहा है। बाकी आप लोग अपनी व्याख्या भी कर सकते हैं अपने हिसाब से, और यदि मैं गलत कह रही हूं तो मेरा संज्ञान में डालिए बात को कि मैं कहाँ गलत हूं। लेकिन राजपूत और ब्राह्मण, कायस्थ और भूमिहार में इस जाति के ख्याल करने की क्या जरूरत? झगड़े की जड़ खुद ही आप तैयार करते हैं और फिर उसी का बहाना बनाकर गलत रास्ता पकड़ते हैं। जब तक कांग्रेस के नेता जात पात के ख्याल को नहीं छोड़ते हैं, तब तक ये बुराई दूर ही नहीं हो सकती। वह राष्ट्र निर्माण पर बड़े हल्के दिल से सोचते हैं। वे समझते हैं कि हम अपनी अपनी जाति के अगुवा भी बने रहेंगे और राष्ट्र के भी। इस ख्याल को उन्हें छोड़ देना पड़ेगा। नेताओं के लिए सबसे अच्छा रास्ता यह है कि सभी कांग्रेस नेता जात पात तोड़कर आपस में शादी ब्याह का संबंध जोड़ें। तो यहां पर कांग्रेस के नेताओं को बोला है कि जात पात तोड़कर आपस में रोटी बेटी का संबंध जोड़ें। लेकिन थोड़ी देर पहले ही उन्होंने दलित और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व देने की सिर्फ बात इसलिए कही है ताकि वे वैमनस्य ना फैलाएं। और जहां तक मेरे संज्ञान में बातें हैं, या जहां तक मेरी समझ साथ देती है, उस वक्त डॉक्टर अंबेडकर जो हैं दलितों के एक महत्वपूर्ण नेता के तौर पर उभर चुके थे, और किस तरीके से वे दलितों को संगठित कर रहे थे, अपने अधिकारों की मांग कर रहे थे। क्या राहुल सांकृत्यायन जी का इशारा उनकी तरफ है? उन्होंने बोला नहीं है, उन्होंने लिखा भी नहीं है, नाम किसी का नहीं लिया है, तो इसकी एक से ज्यादा इंटरप्रिटेशंस की जा सकती हैं। क्या ये डॉक्टर अंबेडकर विरोधी विचारधारा से ताल्लुक रखते थे राहुल सांकृत्यायन जी, जो इस तरह की बात उन्होंने लिखी है? तो कई तरीके से इसकी व्याख्या की जा सकती है, लेकिन मुझे पढ़कर थोड़ा ताज्जुब जरूर हो रहा है। जब भूमिहार का समधी राजपूत होगा और कायस्थ का दामाद ब्राह्मण होगा, तो ये झगड़ा रहेंगे ही नहीं। आप अपनी 1000 बरस की बेवकूफियों को साथ लेकर हमारी आजकल की जटिल समस्याओं को हल करना चाहते हैं, सो नहीं होगा। फिर संज्ञान दीजिए, भूमिहार समधी कौन होगा? राजपूत। और कायस्थ का समधी कौन होगा? ब्राह्मण। तो जात पात ये जो है ना, 4 वर्णों की ही सिर्फ बात कर रहे हैं। एक बार भी ये नहीं लिख रहे हैं कि आप मुसलमानों के साथ बेटी रोटी का संबंध रखिए, या दलितों को भी इसमें शामिल कीजिए, दलित दामाद भी लीजिए। ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं वो फिलहाल। तो कई सारे लेखों में खुद ही अंतर्विरोध दे रहे हैं। पहले के लेख में हमने कुछ और इंटरप्रिटेशन करी थी, कुछ और बात राहुल सांकृत्यायन जी ने करी थी, और इस लेख में कुछ अलग ही बात उठा रहे हैं। आप अपनी 1000 बरस की बेवकूफियों को साथ लेकर हमारी आजकल की जटिल समस्याओं को हल करना चाहते हैं, सो नहीं होगा। कमजोरियां आपके भीतर पड़ी हुई हैं। बाज वक्त आप अपने अस्तित्व का अनुभव भी करते हैं, फिर सोच लेते हैं यह तो वैयक्तिक है। चाहे आप ब्रह्मचारी हों
या नहीं, चाहे शराबी हो या परहेजगार, चाहे मांसाहारी हो या शाकाहारी, आपके राष्ट्रीय कार्य से उसका कोई उतना संबंध नहीं। लेकिन छोटे छोटे स्वार्थों के लिए भीतर की गुटबंदी, जात पात का ख्याल, नौकरियों के दिलाने और सभासदों के मनोनीत करने में यदि आप कुपथ ग्रहण करते हैं तो राष्ट्र के लिए ये एक बड़ा या सबसे बड़ा पाप है। जात पात का ख्याल हमारी कांग्रेस की संस्थाओं में सबसे बड़ी हानिकारक चीज है और इस भयंकर बीमारी से हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ता ही नहीं फंसे हुए हैं, इसमें तो चोटी के नेता लोग भी शामिल हैं और वही हमारे राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी गंदगी है। नौजवानों को इस बारे में हमारी राय पक्की कर लेनी चाहिए कि बिना किसी मुलाहजा मुरव्वत का ख्याल किए उसका विरोध करना चाहिए। तो ये यहाँ पर जो नवयुवक हैं उनको संगठित होने की बात कह रहे हैं कि जो गलत है रूढ़ियों को तोड़ने के लिए नौजवानों को आगे आना चाहिए। और विद्यार्थी और राजनीति वाले में यही कुछ बातें भगत सिंह भी कह रहे हैं। अभी तक तो हमारे पास राजनीतिक प्रोग्राम कल्पना जगत में थे, लेकिन अब तो ठोस धरती पर आ गए हैं। कांग्रेस के नेताओं के हाथ में सरकार की बागडोर है। यदि यह ख्याल ऐसा ही बना रहा तो यदि कांग्रेस को तबाह न करना होगा तो कमजोर और बदनाम जरूर कर देगा। लोग जात पात का ख्याल करके अपने लायक भाई बंधुओं और नौकरी दिलवाएंगे और बदनाम होगी कांग्रेस। तो 1944 के संदर्भों में लिखा गया लेख है, आजादी से महज कुछ साल पहले लिखा गया, और इसे उसी तरीके से समझिए और ये भी ध्यान रखिए कि उस समय कांग्रेस में कौन कौन सी फोर्सेस शामिल थी। पिछले मंत्रियों ने ऐसी बहुत सी बेईमानियां की हैं। कितने ही निकम्मे आदमियों को प्रोफेसर और डॉक्टर जैसे दायित्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया गया है। वहां जाकर वे मोटी तनख्वाह लेते हैं, बैठे बैठे मक्खियां मारते हैं और यदि कुछ और करते हैं तो चापलूसी, घूसखोरी, पक्षपात और सामाजिक वैमनस्य का फैलाव। ये बात उन्होंने डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स के लिए लिखी है खास तौर से। तो उस वक्त के शिक्षक किस तरह का कार्य कर रहे थे और आज के शिक्षक भी वही कार्य कर रहे हैं। ईमानदारी से बच्चों को पढ़ाना और वैमनस्य न फैलाना बहुत कम शिक्षक कर रहे हैं। यदि कांग्रेस वाले इन वैयक्तिक स्वार्थों को सामने रखें तो जैसे डिस्ट्रिक्ट बोर्डों और म्यूनिसिपैलिटियों के रुपए बेईमान मेंबर्स और धोखेबाज ठेकेदारों द्वारा उड़ाए जाते हैं, वही बात सरकार में होगी। म्यूनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट बोर्डों में देखते नहीं है, आज 50,000 रुपया लेकर 1 मील की सड़क बनती है और 3 महीने बाद उसमें गड्ढे पड़ जाते हैं। ईंटों की रोड़ी बिछा दी जाती है, उसे कुछ थाप थूप दिया जाता है। यदि शहर और कस्बे की बात है तो उस पर कुछ पीपे कोल तार के भी लुढ़का दिए जाते हैं। तो ये 1944 के आसपास के दशक की बात कर रहे हैं और उस वक्त जो हालात थे, और आज जब पूर्ण सत्ता का हस्तांतरण हो गया है, सिर्फ हस्तांतरण ही नहीं हुआ है, बहुत अच्छी तरीके से हर सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों पर कुछ खास लोगों का कब्जा हो गया है। तो किस तरह की धांधलियां होती होंगी, अब ये हमारे लिए सोचना कठिनाई भरा काम नहीं है, हम आसानी से सोच सकते हैं। ओवरसियर और इंजीनियर आंख से सारी बेईमानी को देखते हैं, लेकिन तब भी रिश्वत के लाभ से या मेंबर के चेयरमैन के डर से ठेकेदार के पक्ष में अपनी रिपोर्ट दे देते हैं। जहां देखिए वहीं रिश्वत, नजराना, गंदगी, सिफारिश का ही बाजार गर्म है। और कांग्रेस वालों ने जाकर अगर जात पात के ख्याल को न छोड़ा तो उसमें कोई सुधार होने की नौबत नहीं, क्योंकि सुधार एक मोटे तौर से सिद्धांत पर लेक्चर देने से थोड़े ही होगा। गंदगियों के हटाने के लिए कभी कायस्थ भाई को हेड क्लर्की से बर्खास्त करना पड़ेगा, कभी किसी भूमिहार भाई को डिप्टी सुपरिटेंडेंटी से जवाब देना पड़ेगा। सभी नालायक जो किसी ना किसी तरीके से अपनी जगहों पर पहुंच गए हैं, अगर सारी रिश्वत और शैतानी करते जा रहे हैं, वे आखिर किसी ना किसी मंत्री या मेंबर के जाति भाई ही होंगे। ढूंढाने पर कोई ना कोई उनका रिश्तेदार भी साबित हो जाएगा। तो सिस्टम किस तरह काम करता है, काबिलियत कहां से डिसाइड होती है, मेरिट कैसे बनती है, उन सब चीजों की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित कर रहे हैं राहुल सांकृत्यायन जी। ये जात पात ख्याल रखिएगा, कोई भी सुधार नहीं होने देगी। बल्कि पहले तो हर एक विभाग के मुखिया अंग्रेज होते थे और उनके भाई बंधुओं की संख्या हिंदुस्तान में बहुत कम थी, इसलिए बहुत बार वे योग्यता का भी ख्याल रखते थे। और अब जब सभी विभागों के अध्यक्ष भारतीय हैं
और उन्हीं के भाई बंधु सरकारी नौकरियों, सार्वजनिक संस्थाओं में बैठे सभी गंदगियों को फैला रहे हैं। उनको हटाना कैसे संभव होगा यदि जाति का ख्याल नहीं हटा? तो 1944 से ही सब कामों में लग गए थे कि आज नहीं तो कल सत्ता का हस्तांतरण पूर्ण तरीके से ऑफिशियली हो जाएगा, और तब जैसे ही काम शुरू होगा तो हर जगह हमारा अपना कब्जा होना चाहिए। तो आज जो हश्र है सरकारी संस्थानों का, सार्वजनिक संस्थाओं का, वो किस वजह से है, ये इस लेख को पढ़ने के बाद बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है। बहुत लोग जो यूक्रेन से बच्चे वापस आए हैं, उनके अभिभावक कहते हैं कि आरक्षण की वजह से यहां पर हम नहीं पढ़ा पाए अपने बच्चों को, इसलिए यूक्रेन भेजना पड़ा। तो यदि अब कोई इस तरह की बात कहे तो उन्हें बेहद प्यार से, नरमी से समझाएं कि जात बंधु बेशक हम ना हो, लेकिन आरक्षण बंधु अब हम हैं, क्योंकि 10% जनेऊ आरक्षण आप भी लेते हैं। हमारे कांग्रेसी नेता और मंत्री लोग हमें क्षमा करेंगे ये कड़ी सच्चाई कहने के लिए, लेकिन जिस खतरे की तरफ उनका रुख है, यदि उसे रोकने के लिए यह नहीं किया गया तो यह देश के लिए हानिकारक बात होगी। संक्षेप में मंत्रियों को चाहिए कि किसानों के हक के लिए लड़े और जमींदारी प्रथा को जल्दी से जल्दी उठवाएं। सरकारी नौकरियों और सार्वजनिक संस्थाओं में जितनी गंदगियां हैं उनके पीछे लाठी लेकर पड़ें। बालिग वोटरों द्वारा चुनाव और मनोनीत सभासदों को रोकना निश्चित करें। यदि ऐसा ना करेंगे तो कांग्रेस में फूट होना निश्चित है। किसान, मजदूर और साम्यवादी महज कांग्रेसियों के गुलाम नहीं है जो हर एक बात में उनकी हाँ में हाँ मिलाते रहे। इसके साथ ही ये लेख यहां पर समाप्त होता है। लेख तो समाप्त हो गया, लेकिन हमारी समझ में जो परिपक्वता आनी चाहिए उसे मत रुकने दीजिए। टीम अंबेडकरनामा का मकसद यहां से पढ़े गए लेखों को शुरू करना और खत्म करना भर नहीं है। अपने समाज को शिक्षित करना है, उनकी समझ, उनकी परिपक्वता को और ज्यादा व्यापक करना है। इसी के साथ आपसे आज्ञा लेती हूं। अंबेडकरनामा के अलावा आप हमसे बहुजन विजडम और अंबेडकरनामा ग्लोबल पर भी जरूर जुड़िए, और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना भी ना भूलिए। इसी के साथ आपसे अगले लेख में फिर भेंट होगी। तब तक आज्ञा दीजिए। धन्यवाद।